दोस्तों, आज हम आपको एक शेर और बूढ़ी औरत की कहानी सुनाने वाले हैं। शेर ने बूढ़ी औरत के साथ क्या किया और दूध का कर्ज कैसे चुकाया। आइए सुनते हैं ये कहानी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। पुराने जमाने की बात है, जब घरों में बिजली की जगह दिए जलते थे, जब मोबाइल और इंटरनेट का नामो निशान नहीं था और लोग एक दूसरे की आंखों में देखकर हालचाल पूछते थे। ऐसे ही दौर में एक छोटा सा गांव था, महकपुर। नाम जैसा ही था ये गांव। जहां भी चलो, मिट्टी की सौंधी खुशबू, तंदूरों की रोटियों की महक और हर घर के आंगन से उठती चूल्हे की धुआं सी गंध महसूस होती थी। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने वाले। खेतों में मेहनत करने वाले किसान, चूड़ी पहनती हुई औरतें और खेलते हुए बच्चे, ये सब मिलकर महकपुर का एक अलग ही माहौल बनाते थे। लेकिन इस गांव में एक घर ऐसा था जो बाहर से देखने में भले ही शांत और सजा संवरा लगता था, लेकिन उसके अंदर एक कहानी पल रही थी जो धीरे धीरे सुलग रही थी। उस घर की खुशबू थी नाजमा बेगम। उम्र 70 साल, कमर थोड़ी झुक गई थी, चाल में थकावट सी रहती थी, लेकिन आंखों की चमक आज भी वैसी ही थी जैसे किसी जवान लड़की की जो दूसरों की मदद करके सुकून पाती हो। नाजमा बेगम को महकपुर के लोग प्यार से अम्मा कहकर बुलाते थे। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठती, चूल्हे में लकड़ी डालकर आग जलाती और बड़े से तवे पर एक के बाद एक रोटियां सेंकती। उनकी रोटियों की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती। वो अक्सर मुस्कुराते हुए कहती थीं, भूखे पेट से कोई काम नहीं होता और किसी भूखे को खाना खिलाने से बड़ा सुकून मिलता है। गांव का कोई भी मुसाफिर, राह चलता इंसान, मजदूर या भूखा बच्चा नाजमा बेगम के घर से कभी खाली पेट नहीं लौटता था। उनके 3 बेटे थे, समीर, नासिर और वसीम। तीनों शादीशुदा थे, बच्चे भी थे, लेकिन वक्त के साथ उनके दिल पत्थर जैसे हो गए थे। अब वो अपनी माँ की दरिया दिली को फिजूल खर्ची मानते थे। उन्हें लगता था कि माँ जो दवाइयाँ और खाना मुफ्त में बांटती हैं, वो सिर्फ वक्त और पैसे की बर्बादी है। क्योंकि नाजमा बेगम हकीम भी थीं और बिना किसी लालच के लोगों का इलाज करती थीं। माँ, अब जमाना बदल गया है, हर किसी की मदद करना जरूरी नहीं होता, समीर मुंह बनाते हुए कहता। लोग तुम्हारे नाम पर जड़ी बूटियां लेकर चले जाते हैं और लौटकर शुक्रिया तक नहीं कहते, नासिर ताना मारता। कभी खुद के लिए और इस घर के लिए भी तो सोचो, वसीम गुस्से से बड़बड़ाता। लेकिन नाजमा बेगम सिर्फ मुस्कुरा देती। उन्होंने कभी बेटों से बहस नहीं की। उन्हें पता था कि उनके दिल अब वो पुराने नहीं रहे जो बचपन में माँ की गोद में सुकून पाते थे। नाजमा बेगम सिर्फ खाना ही नहीं बनाती थीं, वो जड़ी बूटियों से इलाज भी करती थीं। गांव में जब कोई बीमार होता तो लोग सीधे उनके पास आते, और मजे की बात यह थी कि वो कभी किसी से एक पैसा नहीं लेती थी। एक दिन दोपहर के वक्त, जब नाजमा बेगम रोटियों की आखिरी बारी सेंक रही थीं, तभी एक औरत घबराई हुई सी आई। साथ में एक 10 साल का बच्चा था, जिसकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे किसी ने उसकी छाती को कसकर पकड़ रखा हो। अम्मा, कुछ करो, मेरा बेटा सांस नहीं ले पा रहा। उस औरत की आवाज डर से कांप रही थी। नाजमा बेगम ने बिना वक्त गंवाए बच्चे को जमीन पर लिटाया। उसकी नब्ज देखी, आंखों की हालत जानी और फिर झोले से 2 तरह की सूखी पत्तियां निकाली। उन्हें पीस कर चुटकी भर चूरन बनाकर पानी के साथ बच्चे को पिलाया। थोड़ी ही देर में बच्चा कुछ राहत महसूस करने लगा। देखो बेटी, नाजमा बेगम ने उस औरत से कहा, यह दवा तो बस थोड़ी देर की राहत देगी, लेकिन इसका सही और पक्का इलाज एक खास जड़ी बूटी से होगा जो सिर्फ जंगल में मिलती है। मैं आज ही जंगल जाऊंगी, तुम लोग कल सुबह मेरे घर आ जाना, दवा तैयार मिल जाएगी, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो औरत नाजमा बेगम को शुक्रिया कहकर चली गई। इसके बाद नाजमा बेगम ने अपनी छोटी सी पोटली बांधी, एक लकड़ी का डंडा लिया और जंगल की तरफ निकल पड़ी। जंगल महकपुर से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे नाजमा बेगम भीतर बढ़ती गईं, अंधेरा घना होता गया। उनके कदम धीमे पड़ने लगे, लेकिन उनका हौसला बहुत मजबूत था। जंगल की मिट्टी भीगी हुई थी, कहीं कहीं कीचड़ था, झाड़ियों में अजीब सी सरसराहट होती, लेकिन वो डरी नहीं। वो जानती थी कि उस जड़ी बूटी का पौधा जंगल के एकदम अंदरूनी हिस्से में ही मिलता है। जंगल की वो वीरानी नाजमा बेगम के लिए नई नहीं थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो बार बार पेड़ पत्तों को गौर से देख रही थी, झाड़ियों को हटा हटा कर नीचे झांक रही थी।
कभी किसी पौधे को छूकर उसकी खुशबू सूंघती, तो कभी किसी बेल को पलटकर देखती, मगर जिस खास जड़ी बूटी की तलाश थी, उसका कहीं नामो निशान नहीं था। सूरज ढल चुका था और अब जंगल पर शाम का साया मंडरा रहा था। बच्चे की टूटती हुई सांसों की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। थककर उन्होंने एक बड़े पेड़ के नीचे अपनी पोटली रखी और वहीं बैठ गईं। उम्र ने जिस्म को थका दिया था, लेकिन दिल अब भी किसी जवान से कम नहीं था। उन्होंने अपनी पोटली खोली और अंदर से थोड़ी सी रोटी निकाली, साथ ही एक छोटी से बर्तन में रखा बकरी का दूध भी। उन्होंने सोचा थोड़ा खा पी कर फिर से तलाश शुरू करेंगी, लेकिन जैसे ही वो पहला निवाला उठाने को हुई, अचानक पास की घनी झाड़ियों से कराहने की एक भारी आवाज आई। आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत बड़ा और ताकतवर जानवर गहरी तकलीफ में हो, घुटी घुटी सी और दर्द से भरी हुई। नाजमा बेगम का हाथ वहीं रुक गया। पहले तो उन्होंने ध्यान से सुनने की कोशिश की। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा, फिर वही आवाज दोबारा आई। इस बार वो थोड़ा नजदीक से सुनाई दी। उनके दिल में हल्की सी घबराहट हुई, लेकिन डर से ज्यादा उन्हें फिक्र हो रही थी। उन्होंने खाना वहीं रखा, डंडा उठाया और धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ बढ़ी। जैसे ही उन्होंने कुछ पत्ते हटाए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके कदम ठिठक गए। सामने जमीन पर झाड़ियों में लिपटा हुआ एक बड़ा शेर पड़ा था। उसके सुनहरे बाल मिट्टी में सने हुए थे। उसके जिस्म पर कई बड़े और जहरीले कांटे चुभे हुए थे। टांग से लगातार खून बह रहा था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें दर्द से आधी खुली हुई थीं। वो इतना कमजोर हो चुका था कि हिल भी नहीं पा रहा था। उस शेर की हालत देखकर नाजमा अम्मा का खौफ हमदर्दी में बदल गया। उन्होंने फौरन अपनी दवाइयों वाली पोटली खोली और जड़ी बूटियों को पीसकर एक लेप तैयार किया। उनका हाथ हल्का सा कांप रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वो घुटनों के बल बैठीं और शेर की टांग से कांटे धीरे धीरे निकालने लगीं। हर कांटा निकालने पर शेर एक हल्की सी गुर्राहट के साथ कराहता, लेकिन उसने नाजमा बेगम पर हमला करने की कोई कोशिश नहीं की। उसकी आंखें टकटकी बांधे नाजमा बेगम को देख रही थीं, जैसे वो समझ रहा हो कि ये औरत गलत नहीं है। जब सारे कांटे निकल गए, तो उन्होंने वो लेप लगाया, फिर अपनी पुरानी ओढ़नी का एक टुकड़ा फाड़कर मजबूती से पट्टी बांध दी। नाजमा बेगम ने बड़े प्यार से उस खूंखार शेर का बड़ा सा सिर सहलाया। फिर उन्होंने अपनी पोटली से वो बकरी का दूध निकाला जो उन्होंने खुद के लिए रखा था। वो कटोरी में दूध डालकर शेर के मुंह के पास ले आईं। पहले तो शेर ने सिर्फ उसे सूंघा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने दूध पीना शुरू किया। हर घूंट के साथ नाजमा बेगम की आंखें भरती जा रही थीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जंगल में उन्हें एक ऐसा खूंखार जानवर मिलेगा जो इस तरह उन पर भरोसा करेगा। जैसे ही उन्होंने कटोरी हटाई, उनकी नजर झाड़ियों के पीछे एक पेड़ की जड़ों पर पड़ी। वहां कुछ पत्ते थे जो उन्हें जाने पहचाने से लगे। उन्होंने पास जाकर झुककर देखा और खुशी के मारे उनकी सांसें तेज हो गईं। यही थी वो खास जड़ी बूटी जिसे वो सुबह से तलाश रही थीं। उन्होंने जल्दी से कुछ पत्ते तोड़े, ध्यान से अपने झोले में रखे और फिर लौटकर शेर के पास आईं। उसने अब आंखें बंद कर ली थीं और उसकी सांसें अब शांत चल रही थीं। उन्होंने एक बार फिर उसके माथे पर हाथ फेरा और खामोशी से अपनी पोटली संभालती हुई जंगल से बाहर गांव की तरफ चल पड़ी। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरणें आंगन में पड़ीं, तो नाजमा बेगम ने उस खास जड़ी बूटी को सुखाया, उसका चूर्ण बनाया और फिर उसे दवा तैयार की। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और वो औरत आई जिसका बेटा बीमार था। उसके साथ उसका बेटा भी था, चेहरा पीला पड़ा हुआ, आंखें थकी हुई। नाजमा बेगम ने प्यार से उसे अंदर बुलाया और एक कटोरी में दवा लाकर दी। बच्चा चुपचाप पी गया। दवा देने के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम 2 दिन तक सुबह शाम इसे यही दवा देना, फिर देखना ये कैसे दौड़ता है। वो औरत रोते हुए बोली, अम्मा, आपने जो किया है उसका बदला हम कैसे चुकाएंगे? बताइए, आपकी क्या फीस है? नाजमा बेगम ने हौले से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, किसी के काम आने का कोई दाम नहीं होता। तू बस अपने बेटे की मुस्कान संभाल कर रखना, वही मेरी फीस है। उस औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शुक्रिया कहा और खुशी खुशी वहां से चली गई। बाहर खड़े तीनों बेटे, समीर, नासिर और वसीम, ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ हैरानी नहीं थी, बल्कि एक गहरी चिढ़ और बेचैनी थी। उनकी मां रात के अंधेरे में जंगल जाकर दवा ढूंढ कर लाई थी और अब किसी से 1 रुपया तक नहीं ले रही थी।
तीनों एक दूसरे को घूर रहे थे, जैसे आंखों ही आंखों में कह रहे हों, ये बुढ़िया हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। वक्त गुजरता गया। 2 महीने बीत चुके थे उस दिन को, जब उन्होंने जंगल में उस घायल शेर का इलाज किया था। गांव वाले अब नाजमा बेगम को और भी ज्यादा मानने लगे थे, लेकिन घर के अंदर का माहौल अब पूरी तरह जहरीला हो चुका था। तीनों बेटे अब खुलकर अपनी नाराजगी दिखाने लगे थे। उनकी बीवियों के चेहरे पर हर वक्त चिड़चिड़ापन रहता था। एक शाम, जब आसमान में काले बादल घिर आए थे और मौसम में एक अजीब सी घुटन थी, तीनों बेटे अपने कमरे में बैठे थे। दरवाजा बंद था और आवाजें धीमी लेकिन बहुत तीखी थीं। समीर ने भारी सांस लेकर कहा, अम्मी को समझ नहीं आता कि अब जमाना बदल गया है। हम रोज अपने बच्चों के लिए सोचना छोड़ दें और ये पूरे गांव को खाना खिला खिलाकर हमारे घर का राशन खत्म कर दें। नासिर ने फौरन बात आगे बढ़ाई, अब्बू की जो थोड़ी बहुत जमीन बची है, उसे भी शायद ये किसी दिन किसी गरीब के नाम लिख देंगी। और वो जेवर जो अब्बू हमारे लिए छोड़ गए थे, वो भी अलमारी में पड़े पड़े किसी दिन मुफ्त के खाने में उड़ जाएंगे। वसीम अब तक चुप था, लेकिन उसने भी धीरे से झर उगला। सच कहूं तो अगर अम्मी हमारे साथ न होती, तो शायद हमारी जिंदगी कुछ आसान हो जाती। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कमरे से थोड़ी ही दूर दालान में बैठी नाजमा बेगम चुपचाप अपने कपड़े सी रही थीं। उनके हाथ थमे नहीं थे, लेकिन कान ये बातें सुन रहे थे। उन्होंने एक भी आंसू नहीं बहाया, लेकिन उनके दिल में एक ऐसी गहरी दरार पड़ चुकी थी जो शायद अब कभी नहीं भरनी थी। ये वही बेटे थे जिन्हें उन्होंने भूखे रहकर खाना खिलाया था, और आज वही बेटे उन्हें अपने सिर का बोझ समझ रहे थे। उसी रात की बात है, जब उन्होंने नासिर की बीवी से बस इतना कहा, बेटी, जरा थोड़ा सा अचार मिल जाएगा क्या? तो जवाब मिला, अम्मा, खुद जाकर ले लीजिए, मेरा बच्चा रो रहा है और मुझे बहुत काम है। अल्फाज छोटे थे, मगर वार बहुत गहरा था। उन्हें पहली बार पूरी तरह महसूस हुआ कि अब इस घर में उनकी कोई जगह नहीं बची है। अगले दिन सुबह की चाय अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि समीर ने बात छेड़ दी, अम्मी, देखिए, अब महंगाई बहुत बढ़ गई है, खर्चे पूरे नहीं पड़ते। क्या आप कुछ दिनों के लिए शहर में चाची के घर नहीं जा सकती? आवाज में नरमी का दिखावा था, लेकिन लहजे में एक साफ हुक्म था। नाजमा बेगम समझ गईं। ये कोई सलाह नहीं थी, ये सीधा साफ फरमान था। जाओ, यहां से चले जाओ। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से उठी और अपने कमरे में चली गईं। वहां जाकर उन्होंने अपनी पुरानी संदूकची निकाली, जिसमें बस कुछ पुरानी यादें और उनके गुजरे हुए शौहर की एक तस्वीर थी। उन्होंने वो तस्वीर उठाई, कुछ पल तक उसे देखा और खामोशी से उसे वापस रख दिया। वक्त बीतता गया। एक रात की बात है। आसमान पर तारे नहीं थे, सिर्फ घने काले बादल थे। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे पूरा गांव थक कर गहरी नींद में डूब गया हो। लेकिन नाजमा बेगम के घर के अंदर एक खौफनाक साजिश रची जा रही थी। तीनों बेटे, समीर, नासिर और वसीम, धीरे धीरे तैयार हो रहे थे, जैसे कोई बहुत बड़ा जुर्म करने निकले हों। अंधेरे कमरे में टिमटिमाती हुई एक मोमबत्ती के पास वो कुछ आपस में फुसफुसा रहे थे। बाहर आंगन में नाजमा बेगम पुराने तकिए के सहारे बैठी थीं, सूनी आंखों से छत की ओर देखती हुई। अचानक समीर बाहर आया और बहुत मीठी आवाज में बोला, अम्मी, चलिए, थोड़ी देर के लिए जंगल की तरफ चलना है। एक बहुत जरूरी काम आ गया है। नाजमा बेगम ने उसकी आंखों में देखा। उन्होंने हौले से पूछा, कहाँ ले जा रहे हो बेटा? इतनी रात गए? नासिर ने जल्दी से पीछे से आकर कहा, बस पास ही चलना है अम्मी, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप सवाल मत कीजिए, बस चलिए। उनकी आवाज में वो अपनापन नहीं था जो एक बेटे की आवाज में होना चाहिए। नाजमा बेगम समझ रही थीं कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है, मगर एक माँ हमेशा अपने बच्चों पर आखिरी दम तक भरोसा करना चाहती है। वो चुपचाप उठ खड़ी हुई। तीनों बेटों ने मिलकर एक पुरानी बैलगाड़ी निकाली। रात के सन्नाटे में गाड़ी के पहियों की चरमराहट बहुत डरावनी लग रही थी। नाजमा बेगम को बैठाया गया। बेटा, जंगल में कौन सा काम है इस अंधेरे में? उनकी कांपती आवाज फिर गूंजी, मगर इस बार कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ एक भारी और डरावनी चुप्पी थी। नाजमा बेगम ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। बैलगाड़ी अब जंगल के उस घने हिस्से में दाखिल हो चुकी थी, जहां आम तौर पर लोग तेज धूप में भी अकेले जाने से कांपते थे। वहां झींगुरों की तेज आवाज और जंगली उल्लुओं के सिवा कुछ नहीं था। पेड़ इतने घने थे
कि आसमान का रंग भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक गाड़ी रुकी। नासिर ने आगे बढ़कर मां का हाथ पकड़ा और उन्हें गाड़ी से नीचे उतारा। नाजमा बेगम लड़खड़ाते हुए जमीन पर खड़ी हुई। समीर ने नजरें चुराते हुए कहा, अम्मी, हमें माफ कर देना, लेकिन अब हमें अपनी जिंदगी और अपने बच्चों के बारे में सोचना है। आप हमारा घर खाली कर देती हैं, सब कुछ लुटा देती हैं। हम अब आपका ये सारा बोझ और नहीं उठा सकते। आपको अब यहीं रहना होगा। ये सुनते ही नाजमा बेगम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनकी आंखों में जो थोड़ी बहुत उम्मीद की रोशनी बची थी, वो भी हमेशा के लिए बुझ गई। उन्होंने चाहा कि कुछ कहें, चीखें, उन्हें रोकें, लेकिन गले में कोई आवाज ही नहीं बची थी। तीनों बेटे मुड़े और गाड़ी मोड़ने लगे। वसीम एक बार पलटा। उसकी नजर मां पर पड़ी, जो एक पुराने पेड़ के सहारे खड़ी थी, लेकिन उसने अपने दिल को पत्थर कर लिया और कदम तेज कर दिए। अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि अचानक सर्रर्र झाड़ियों के पीछे से एक जोरदार हलचल हुई। पहले तो बेटों को लगा कि हवा का झोंका होगा, लेकिन फिर अंधेरे में दो चमकती हुई पीली आंखें दिखाई दी। वो कोई मामूली जानवर नहीं था। एक बेहद बड़ा, खूंखार और शानदार शेर झाड़ियों से बाहर निकल आया। उसकी गर्दन के घने बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें एक तक तीनों भाइयों को घूर रही थीं। अगले ही पल शेर ने एक हल्की सी गुर्राहट के साथ उनकी तरफ कदम बढ़ाए। उसकी चाल में शिकार करने की वो दहशत थी कि किसी का भी खून जम जाए। समीर के चेहरे का रंग उड़ गया। नासिर की सांसें तेज हो गईं और वसीम डर के मारे थर थर कांपने लगा। शेर ने कोई जल्दबाजी नहीं की। वो बस एक गहरी गुर्राहट के साथ उनकी तरफ बढ़ता रहा। शेर, भागो यहां से, भागो! समीर ने दहशत से भरी एक चीख मारी और तीनों भाई अपनी बैलगाड़ी वहीं छोड़कर पागलों की तरह अपनी जान बचाकर जंगल की दूसरी ओर अंधेरे में भाग खड़े हुए। वहीं दूसरी तरफ नाजमा बेगम उस पेड़ के पास खड़ी ये सब खौफनाक मंजर देख रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे और शरीर सुन्न पड़ गया था। उन्हें लगा कि उनके बेटे तो उन्हें छोड़ ही गए, अब ये खूंखार जानवर उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। शेर उनके एकदम नजदीक आ गया, लेकिन फिर जो हुआ, शेर ने अम्मा पर हमला नहीं किया। वो धीरे धीरे बहुत आराम से उनके पास आया। उसने अपनी भयानक गुर्राहट बंद कर दी। पास आकर उसने बहुत ही नरमी से अपना बड़ा सा सिर नाजमा बेगम की गोद के पास टिका दिया, बिल्कुल किसी नन्हे बच्चे की तरह। उस पल नाजमा बेगम के अंदर का सारा खौफ, सारा दर्द जैसे गायब हो गया। उनकी नजर शेर की पिछली टांग पर पड़ी। वहां अभी भी एक पुराना निशान था। ये वही शेर था जिसकी उन्होंने 2 महीने पहले जान बचाई थी, जिसे उन्होंने अपने हिस्से का दूध पिलाया था। नाजमा बेगम फूट फूट कर रोने लगीं और अपने कांपते हाथों से उस खूंखार जानवर की गर्दन को सहलाने लगीं। जिस रात उनके अपने खून ने, उनके जिगर के टुकड़ों ने उन्हें मरने के लिए अंधेरे जंगल में फेंक दिया था, उसी रात एक खूंखार जंगली जानवर उनके पहरेदार की तरह उनके पास खड़ा था। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन नाजमा बेगम अब अकेली नहीं थी। रात का वो भयानक अंधेरा अब धीरे धीरे छंटने लगा था। सुबह की पहली किरण जैसे ही घने पेड़ों के बीच से छनकर उनके चेहरे पर पड़ी, शेर ने अपनी भारी भरकम गर्दन उठाई। उसने एक लंबी जम्हाई ली और फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नाजमा बेगम की तरफ देखा। इसके बाद उसने अपनी चाल धीमी कर ली और आगे आगे चलने लगा। 2 कदम चलता, फिर पीछे मुड़कर देखता, जैसे कह रहा हो, मेरे पीछे आओ। नाजमा बेगम उठी, अपनी पोटली संभाली और उस शेर के पीछे पीछे चल पड़ी। वो जानती थीं कि ये शेर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि कहीं ले जाना चाहता है। कुछ दूर चलने के बाद घनी झाड़ियों को पार करते हुए वो दोनों एक ऐसी जगह पहुंचे जहां सामने एक छोटा सा, बिल्कुल साफ पानी का झरना बह रहा था। पानी के गिरने की मीठी सी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। झरने के ठीक पास ही पत्थरों की एक बड़ी सी गुफा थी, जिसमें सुबह की हल्की हल्की धूप अंदर तक जा रही थी। चारों ओर हरे भरे पेड़ थे। जमीन पर नर्म घास बिछी हुई थी और हवा में जंगली फूलों की मीठी महक थी। नाजमा बेगम थक कर वहीं एक पत्थर पर बैठ गई। शेर भी पानी पीकर उनके बिल्कुल करीब आकर बैठ गया। जिंदगी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। कभी जो औरत महकपुर के अपने घर की रसोई में हर सुबह उठकर रोटियां सेंकती थी, जिसके हाथ हमेशा चूल्हे की कालिख और आटे में सने रहते थे, अब वो जंगल की इस गुफा के किनारे बैठकर सूखी टहनियों, पत्तों और छालों से छोटी छोटी रस्सियां और टोकरियां बुन रही थी।
यही उनका नया घर बन गया था। वो रोज सुबह उठती, पास के झरने से पानी लाकर हाथ मुंह धोती और फिर जंगल से कुछ काम की पत्तियां इकट्ठी करती। शेर हमेशा उनके आसपास रहता। जब वो फल या खाने लायक जड़ें ढूंढने जाती, तो वो किसी पहरेदार की तरह उनके साथ साथ चलता, ताकि कोई दूसरा जानवर उन पर हमला न कर दे। ये सब अब रोज की आदत बन चुका था। एक शाम की बात है। नाजमा बेगम झरने के किनारे बैठी छाल छील रही थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। सूरज ढलने वाला था। उन्होंने सोचा, आज तो काफी देर हो गई है, अभी तक मेरा शेर लौटा नहीं। तभी दूर झाड़ियों से कुछ सरसराहट की आवाज आई। शेर आ गया था, लेकिन जैसे ही वो पास आया, नाजमा बेगम के हाथ से छाल छूटकर गिर गई। शेर की एक टांग और गर्दन से खून बह रहा था और वो बुरी तरह लंगड़ा रहा था। वो फौरन दौड़कर उसके पास पहुंची। नाजमा बेगम ने बिना एक पल गंवाए झरने से पानी लिया, अपने पुराने दुपट्टे को फाड़कर कपड़े का एक टुकड़ा निकाला और अपनी पोटली से वो खास जड़ी बूटियां निकाली, जिन्हें उन्होंने अब इंसानों के लिए नहीं, बल्कि अपने इस नए साथी के लिए संभाल कर रखा था। उन्होंने शेर के घावों को धीरे धीरे पानी से साफ किया और फिर लेप लगाकर पट्टी बांध दी। पूरे वक्त वो एक माँ की तरह बड़बड़ाती रही। क्या हो गया तुझे बेटा? कहाँ चला गया था इतनी दूर? किस जानवर से लड़कर आ गया तू? वहीं दूसरी तरफ महकपुर गांव में अब लोग बातें बनाने लगे थे। चौपाल पर औरतें आपस में फुसफुसाती, इतने दिन हो गए, अम्मा कहीं दिखाई ही नहीं दी। उनके घर के चूल्हे से वैसी महक भी नहीं आती। एक दिन गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग सलीम चाचा ने समीर को बीच रास्ते में रोक लिया। बेटा समीर, अम्मा कहाँ हैं आजकल? सब ठीक तो है ना? कई हफ्तों से उनकी शक्ल नहीं देखी। समीर ने नजरें चुराते हुए बड़ी सफाई से झूठ बोल दिया। अरे चाचा, वो शहर में अपनी बहन के यहाँ गई हैं। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो हमने सोचा थोड़े दिन आराम कर लेंगी। लेकिन सलीम चाचा की आंखें तजुर्बे से भरी थीं। वो इतनी आसानी से धोखा खाने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कोई पलट कर जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उनके मन में शक का एक गहरा बीज बो दिया गया था। दूसरी तरफ नाजमा बेगम जंगल में अपनी एक अलग ही दुनिया बसा चुकी थी। लेकिन जंगल आखिर जंगल होता है। वहां कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। एक दिन दोपहर के वक्त शेर कहीं दूर गया था। नाजमा बेगम अपनी गुफा के बाहर धूप में बैठी रस्सियां बुन रही थीं। अचानक पीछे की घनी झाड़ियों से एक अजीब सी हलचल हुई। पहले तो उन्होंने सोचा कि हवा का झोंका होगा या कोई छोटा मोटा बंदर, लेकिन फिर वो हरकत बहुत तेज हो गई। एकदम से झाड़ियों को चीरता हुआ एक बहुत बड़ा और खूंखार चीता बाहर निकला। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी पीली आंखों में साफ नजर आ रहा था कि वो कई दिनों का भूखा है। उसकी खौफनाक नजर सीधे नाजमा बेगम पर टिकी थी। वो धीरे धीरे, बिना कोई आवाज किए, उनकी ओर बढ़ने लगा। नाजमा बेगम के हाथ से उनकी आधी बुनी हुई रस्सी जमीन पर गिर गई। उनके होंठ सूख गए और सांस जैसे गले में ही अटक गई। उनकी उम्र इतनी थी कि वो भाग भी नहीं सकती थी। उनका शरीर सुन्न पड़ चुका था। चीता अब छलांग लगाने ही वाला था कि तभी जंगल जैसे एक भयानक दहाड़ से कांप उठा। एक झटके से एक परछाई हवा में उड़ती हुई चीते और नाजमा बेगम के बीच आ गिरी। वो कोई और नहीं, उनका अपना शेर था। शेर और चीते के बीच लड़ाई शुरू हुई। वो लड़ाई जो वहां शुरू हुई, वो सिर्फ शिकार और शिकारी की लड़ाई नहीं थी। वो एक बेटे की अपनी मां को बचाने की लड़ाई थी। शेर और चीते के बीच भयंकर टक्करें होने लगीं। पंजों के वार और गुर्राहटों से पूरा इलाका गूंजने लगा। नाजमा बेगम चीख भी नहीं पा रही थीं। वो बस कांपते हाथों से पत्थर का एक कोना पकड़े खौफ से ये सब देख रही थीं। जब चीते के तेज पंजे शेर को लगते, तो नाजमा बेगम दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती। काफी देर की खून खच्चर वाली लड़ाई के बाद आखिरकार शेर ने अपनी पूरी ताकत समेटी और चीते की गर्दन पर एक ऐसा जोरदार वार किया कि चीता दूर जाकर गिरा। शेर ने उसका काम तमाम कर दिया, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। शेर लड़खड़ाया और वहीं जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसका शरीर खून से लथपथ था और सांसें बिल्कुल टूटती हुई महसूस हो रही थीं। नाजमा बेगम बिना अपनी उम्र और कमजोरी की परवाह किए भागकर उसके पास आईं। उन्होंने उसका खून से सना भारी सिर अपनी गोद में रख लिया और फूट फूट कर रोने लगी। शेर ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं। नाजमा बेगम का हाथ सूंघा और फिर आंखें बंद कर लीं। नाजमा बेगम ने फिर से अपने तजुर्बे का इस्तेमाल किया और कई दिनों तक दिन रात जागकर
उस शेर की तीमारदारी की, जब तक कि वो पूरी तरह ठीक नहीं हो गया। वक्त बीतता गया। नाजमा बेगम के लिए हर नया दिन एक नई सुबह लेकर आता था। अब वो उस गुफा की पथरीली दीवारों को देखकर डरती नहीं थी, बल्कि उन्हें वहां अपने घर जैसा सुकून मिलता था। हर सुबह की शुरुआत अब एक खास तरीके से होती। जैसे ही पहाड़ी के पीछे से सूरज निकलता, शेर गुफा के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता। वो एक बहुत ही धीमी और प्यार भरी आवाज निकालता, जैसे अपनी मां को जगा रहा हो। नाजमा बेगम मुस्कुराते हुए आंखें खोलती और कहती, आ गया मेरा शेर बेटा, चलो, उठ गई मैं। जंगल की वो वादी अब जैसे नाजमा बेगम और उस शेर की अपनी सल्तनत बन चुकी थी। और फिर एक दिन उस खामोश और सुकून भरी वादी में कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां का सन्नाटा तोड़ दिया। दूर से कई घोड़ों के दौड़ने की आवाजें आ रही थीं। शेर एकदम से चौकन्ना हो गया और एक बड़ी चट्टान पर चढ़कर उस रास्ते की तरफ देखने लगा जहां से आवाज आ रही थी। कुछ ही देर में इंसानों की हलचल सुनाई देने लगी। लोगों की आपस में बातें करने की आवाजें, ऊंटों के चलने की आवाज, घोड़ों की हिनहिनाहट, ये सब उस वीरान जंगल के लिए बिल्कुल नया था। नाजमा बेगम अपनी गुफा के बाहर पत्थर पर बैठी थीं। उन्होंने धीरे से उठकर अपना दुपट्टा ठीक किया और रास्ते की तरफ देखने लगी। तभी घने पेड़ों को पार करता हुआ एक बहुत बड़ा और शाही काफिला दिखाई दिया। चमकीले और महंगे कपड़ों में एक नौजवान आदमी सबसे आगे एक काले घोड़े पर सवार था। उसके पीछे ऊंटों की कतार थी, जिन पर बहुत सारा सामान लदा था, और कई सिपाही भी साथ चल रहे थे। उस नौजवान की उम्र करीब 30-32 साल रही होगी। उसका चेहरा बहुत रौबदार था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और समझदारी थी। उस नौजवान का नाम राशिद खान था। वो एक बहुत बड़ा और मशहूर सौदागर था। उसके कारोबार शहरों से लेकर दूर दराज के इलाकों तक फैले हुए थे। वो सिर्फ पैसा ही नहीं कमाता था, बल्कि उसे नई जगहों पर जाने और वहां के लोगों से मिलने का भी शौक था। जब राशिद खान की नजर उस छोटी सी गुफा, उसके सामने बैठी एक बूढ़ी औरत और उसके ठीक बगल में खड़े एक खूंखार शेर पर पड़ी, तो वो हक्का बक्का रह गया। उसने फौरन अपने घोड़े की लगाम खींची। उसके सिपाही भी ये नजारा देखकर कांप गए और अपनी अपनी तलवारों पर हाथ रख लिए। तलवारें अंदर रखो, राशिद खान ने हाथ उठाकर हुक्म दिया। वो घोड़े से उतरा और धीरे धीरे, बहुत एहतियात के साथ नाजमा बेगम की तरफ बढ़ा। शेर ने एक हल्की सी गुर्राहट की, लेकिन नाजमा बेगम ने उसके सिर पर हाथ रखा और वो शांत हो गया। राशिद खान के कदम जैसे जैसे पास आ रहे थे, उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। एक भयानक जंगल, एक अकेली कमजोर सी औरत और एक ऐसा शेर जिससे अच्छे अच्छे शिकारियों की रूह कांप जाए। दोनों इतने सुकून से बैठे थे जैसे कोई माँ बेटा हो। राशिद खान ने आगे बढ़कर पूछा, अम्मा, आप यहां इस खौफनाक जंगल में, वो भी बिल्कुल अकेली, और ये शेर? मैंने अपनी पूरी जिंदगी के सफर में आज तक ऐसा नजारा नहीं देखा। नाजमा बेगम ने बहुत ही प्यार से मुस्कुराकर उस नौजवान को देखा और अपनी धीमी लेकिन मीठी आवाज में कहा, बेटा, मैं अकेली कहाँ हूं। ये जंगल मेरा आंगन है और ये शेर मेरा बेटा है। जब मेरे खुद के असली बेटों ने मुझे इस जंगल में मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था, तब इस बेजुबान जानवर ने मुझे अपनी मां बना लिया। उनकी इस बात में कोई शिकायत या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसा गहरा दर्द था जिसने राशिद खान का दिल चीर कर रख दिया। राशिद खान कुछ पल तक बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। फिर वो वहीं जमीन पर बैठ गया और बोला, अम्मा, क्या मैं जान सकता हूं कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने आपको इस वीराने में रहने पर मजबूर कर दिया? नाजमा बेगम पहले तो चुप रहीं, लेकिन राशिद खान की आंखों में जो सच्चाई और इज्जत थी, उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने शुरू से सब कुछ बताया, कैसे वो गांव में रोटियां बांटती थीं, कैसे उनके बेटों के दिल पत्थर हो गए, कैसे उन्होंने इस शेर का इलाज किया था और अपने हिस्से का दूध पिलाया था, और कैसे एक काली रात को उनके बेटों ने उन्हें उसी शेर के आगे मरने के लिए छोड़ दिया। ये सब सुनते सुनते राशिद खान की आंखें आंसुओं से भीग गईं। जब कहानी खत्म हुई, तो वो बहुत देर तक जमीन की तरफ देखता रहा। फिर उसने अपना सिर उठाया और बहुत ही नरमी से बोला, अम्मा, आज आपने मुझे रिश्तों का मतलब समझा दिया है। मैं आपको इस हालत में यहाँ जंगल में नहीं छोड़ सकता। मेरे पास शहर में हर सुख सुविधा है, दौलत है, हवेली है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी मेरा घर खाली है, क्योंकि मेरे पास मेरी माँ नहीं है। और आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरी माँ मिल गई है।
राशिद खान ने कहा, अम्मा, आप मेरे साथ मेरे घर शहर चलिए। वहां आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और आपके इस बेटे शेर की भी पूरी देखभाल होगी। नाजमा बेगम ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस पलटकर अपने शेर की तरफ देखा। शेर ने धीरे से अपना बड़ा सा माथा नाजमा बेगम की गोद में रख दिया, जैसे वो खुद इशारा कर रहा हो कि अब यहां से चलने का वक्त आ गया है। उसी वक्त काफिले ने वापसी का सफर शुरू किया। एक खास और बेहद आरामदायक पालकी नाजमा बेगम के लिए तैयार की गई थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाला नजारा वो था जब काफिला चला। पालकी के एक तरफ सिपाही थे और दूसरी तरफ वो विशाल शेर चुपचाप किसी शाही पहरेदार की तरह पालकी के साथ साथ चल रहा था। जब ये काफिला शहर की चौड़ी सड़कों पर दाखिल हुआ तो पूरा शहर रुक गया। लोग अपनी छतों से, दुकानों से, रास्तों से हैरान होकर देख रहे थे। एक शाही काफिला जिसमें एक बूढ़ी औरत है और उसके साथ खुला हुआ एक जिंदा शेर चल रहा है। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। सौदागर राशिद खान की हवेली शहर के सबसे अमीर और खूबसूरत इलाके में थी। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे, फव्वारे और रंग बिरंगे पर्दे देखकर कोई भी इंसान खुश हो जाता। लेकिन जब नाजमा बेगम अंदर आईं तो उन्हें यह सब बहुत अजीब लगा। राशिद खान ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, ये सब आज से आपका है। लेकिन नाजमा बेगम ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, जीते रहो बेटा, लेकिन मुझे इन बंद दीवारों और मखमली पर्दों में घुटन होती है। मुझे तो बस अपने लिए एक छोटा सा खुला कोना दे दो, जहां मैं अपनी मिट्टी की खुशबू के साथ जी सकूं। वही मेरी हवेली होगी। राशिद खान उनकी सादगी से और भी ज्यादा खुश हुआ। उसने बिना कोई सवाल किए हवेली के सबसे बड़े और खुले आंगन के एक कोने में एक छोटी सी और बहुत ही सादी सी झोपड़ी बनवा दी। मिट्टी से पुती हुई दीवारें और बाहर एक बड़ा सा नीम का पेड़। बस यही नाजमा बेगम की दुनिया बन गई और उसी झोपड़ी के बाहर शेर का ठिकाना बना। शुरू शुरू में हवेली के नौकर और राशिद खान की बीवी उस शेर से बहुत खौफ खाते थे। कोई उसके पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन कुछ ही दिनों में सबको समझ आ गया कि वो कोई मामूली खूंखार जानवर नहीं है। वो किसी पर बेवजह गुर्राता तक नहीं था। जब नाजमा बेगम सो रही होती तो वो दरवाजे पर बैठ जाता और जब वो काम करती तो चुपचाप उन्हें देखता रहता। नाजमा बेगम ने हवेली में आकर भी अपना पुराना तरीका नहीं बदला। वो सुबह जल्दी उठती, सबसे पहले शेर को अपने हाथों से खाना खिलाती और फिर बड़े बड़े चूल्हों पर खाना बनवाना शुरू कर देती। उन्होंने राशिद खान से कहा था, बेटा, अगर तू मुझे यहां लाया है तो मुझे वही काम करने दे जिससे मेरे दिल को सुकून मिलता है। भूखे गरीब मजदूर लोगों को खिलाना मेरी आदत है। राशिद खान ने हंसते हुए अपने अनाज के सारे गोदामों की चाबियां उनके हाथों में रख दी और कहा, मां, जितना चाहिए खर्च कीजिए, ये सब आपका ही है। देखते ही देखते पूरे शहर में बात फैल गई। पहले लोग कहते थे, सौदागर के घर एक बूढ़ी औरत शेर लेकर आई है। फिर लोग कहने लगे, उस औरत के हाथों की रोटियों में तो जैसे जादू है, कोई भूखा नहीं रहता। और फिर वो पूरे शहर के लिए शेर की मां बन गई। हर रोज हवेली के बाहर गरीबों, मुसाफिरों और बीमारों की कतार लगनी शुरू हो गई। नाजमा बेगम सबको अपने हाथों से खाना खिलाती और अपनी पुरानी जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती। शेर हमेशा उनके पास खड़ा रहता, लेकिन उसने कभी किसी को डराया नहीं। हवेली में अब एक ऐसी रौनक आ गई थी जो दौलत से नहीं, बल्कि मोहब्बत से आई थी। सौदागर राशिद खान का कारोबार भी अचानक से कई गुना बढ़ गया। जहां एक तरफ शहर में नाजमा बेगम की सादगी और उनके हाथों की रोटियों की खुशबू की चर्चा पूरे शहर में हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनके पुराने गांव महकपुर पर मानो गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। वो गांव जहां नाजमा बेगम ने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी, जहां कभी उनके घर के चूल्हे की आंच से पूरे मोहल्ले को सुकून मिलता था, आज वो गांव सूखे की भयानक मार झेल रहा था। महीनों बीत गए थे, लेकिन आसमान से पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। काले बादल आते जरूर थे, लेकिन बिना बरसे हवा के साथ उड़ जाते। खेत जो कभी हरे भरे लहराते थे, अब बिल्कुल सूख कर पत्थर जैसे हो गए थे। मिट्टी में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थीं, जैसे जमीन प्यास से अपना मुंह खोले खड़ी हो। कुएं का पानी इतना नीचे चला गया था कि अब बस एक डरावना सा सूखा गड्ढा नजर आता था। गांव के मवेशी, गायें और बकरियां भूख और प्यास से तड़प तड़प कर जमीन पर गिरने लगे थे। पेड़ों के पत्ते पीले होकर झड़ चुके थे और गांव की उन गलियों में जहां कभी बच्चों के दौड़ने की आवाजें गूंजती थीं, अब सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा पसरा रहता था।
सबसे बुरी और दर्दनाक हालत उसी घर की थी जहां कभी नाजमा बेगम की बात चलती थी। समीर, नासिर और वसीम का घर। वो तीनों बेटे जो कभी अपनी मां को बोझ और उनकी दरिया दिली को फिजूल खर्ची समझते थे, आज खुद एक एक दाने के लिए तरस रहे थे। मां को घर से निकालने के बाद उन्होंने जो दौलत और जमीन आपस में बांटी थी, वो अब किसी काम की नहीं रही थी, क्योंकि जब बाजार में अनाज ही नहीं है तो पैसा किस काम का। घर की औरतों के चेहरों की चमक उड़ चुकी थी। जो औरतें कभी नाजमा बेगम को ताने मारती थीं, आज वो बिना बोले दिन भर चौखट पर बैठी रहती थीं। बच्चों की आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ गए थे। वो भूख से रोते रोते निढाल होकर सो जाते थे। तीनों भाई अब एक दूसरे से नजरें मिलाने से भी कतराते थे। जब भी वो अपने बच्चों को भूख से बिलखता देखते तो उन्हें अपनी माँ का वो चेहरा याद आ जाता। वो मुस्कुराती हुई अम्मा, जो दिन भर गांव के फटे हाल लोगों को खाना खिलाने के बाद भी अपने बेटों के सामने बिना थके गरम गरम रोटियां परोसती थीं। उन्हें याद आता कि कैसे उनकी माँ खुद भूखी सो जाती थीं, लेकिन बेटों की थाली कभी खाली नहीं रहने देती थी। गांव के लोग भी अब उनके तानों और गुस्से का शिकार हो रहे थे। जिन पड़ोसियों ने कभी नाजमा बेगम के हाथ की रोटियां खाई थीं, वो अब खुलेआम इन तीनों भाइयों को कोसते थे। कुएं पर पानी की तलाश में आई एक बूढ़ी औरत ने एक दिन नासिर की बीवी को सरेआम सुना दिया, तुम्हारी माँ होती तो आज हम में से कोई भूखा ना सोता। तुम लोगों ने जिस माँ को अपने सिर का दर्द समझा, वो तो पूरे गांव की ढाल थी। तुमने उसे निकाला और तुम्हारे घर से रौनक ही चली गई। ये बातें तीर की तरह उनके दिलों में चुभती थीं। उस घर में अब बस पछतावे की सिसकियां गूंजती थीं। तभी एक दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप में गांव में एक अजनबी मुसाफिर आया। वो बहुत थका हारा लग रहा था। उसके कपड़ों पर शहर की धूल जमी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो गांव के बीचों बीच बनी चौपाल पर रुका और वहां उदास बैठे कुछ लोगों से पानी मांगा। जब उसने थोड़ा सा मटमैला पानी पिया तो अपनी थकान मिटाते हुए खुद ही बोल पड़ा, भाई तुम लोगों की हालत तो बहुत खराब है। क्या तुम लोगों ने शेर की मां का नाम नहीं सुना? गांव के कुछ लोग चौंके। कौन मां और कैसा शेर? एक आदमी ने हैरानी से पूछा। मुसाफिर बोला, यहां से कुछ दिनों के रास्ते पर एक बहुत बड़ा शहर है। वहां एक बहुत ही अच्छी औरत है, जिसके पास एक खूंखार और बड़ा शेर बिल्कुल पालतू जानवर की तरह रहता है। लोग उसे शेर की मां कहते हैं। मैंने खुद देखा है। वो औरत रोज सैकड़ों लोगों को खाना खिलाती है, मुफ्त में जड़ी बूटियों से इलाज करती है, और कोई भी उसके दरवाजे से कभी भूखा नहीं लौटता। चाहे जो हो जाए, उसकी रोटियों की टोकरी कभी खाली नहीं होती। ये सुनते ही चौपाल पर जैसे एक हलचल सी मच गई। लोगों की बुझी हुई आंखों में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। ये बात हवा की तरह उड़ते हुए समीर के कानों तक पहुंची। वो एकदम से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने नासिर और वसीम को आवाज दी, तुमने सुना? एक औरत जो सबको खाना खिलाती है, जड़ी बूटियों से इलाज करती है, कहीं कहीं ये हमारी अम्मी तो नहीं? नासिर ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या पागल हो गया है तू? अम्मी तो कब की। उस रात उस खूंखार शेर ने उन्हें जिंदा थोड़ी छोड़ा होगा। वो उस भयानक जंगल से बचकर शहर कैसे जा सकती हैं? समीर की बीवी जो पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी, रोते हुए बोली, अगर तुम्हारी माँ हमारे पास होती तो शायद हमारे बच्चों को आज ये दिन न देखना पड़ता। जो भी हो, हमें वहां जाना चाहिए। कम से कम हमारे बच्चों के पेट में दो निवाले तो जाएंगे। ये सुनकर तीनों भाइयों के सिर शर्म से लटक गए। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उनके अंदर का सारा गुरूर, सारा घमंड मिट्टी में मिल चुका था। तीनों भाइयों ने तय किया, चाहे जो भी हो, हम उस शहर जाएंगे, उस औरत के सामने अपनी बात रखेंगे, अनाज मांगेंगे अपने बच्चों के लिए। और फिर अगले दिन सुबह का सूरज निकलने से पहले ही तीनों भाई अपनी बीवियों और कमजोर बच्चों को साथ लेकर उस अनजान शहर की ओर निकल पड़े। उनकी ये हालत देखकर गांव के और भी कई लोग उनके पीछे हो लिए। वो भी शेर की मां के पास अनाज और उम्मीद की तलाश में जा रहे थे। लेकिन उन तीनों बेटों को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जिस शेर की मां के सामने वो जाने वाले हैं, वो कोई और नहीं, बल्कि वही जन्म देने वाली मां है जिसे उन्होंने एक भयानक रात अंधेरे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। गांव से शहर तक का वो रास्ता आसान नहीं था। रास्ते में न तो कहीं छांव थी और न ही पीने का साफ पानी। कभी जो भाई अपने गांव में छाती चौड़ी करके चलते थे, आज वो तेज धूप में जमीन पर रेंगने को मजबूर थे। समीर, नासिर और वसीम के पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए थे।
उनके चेहरे धूप से झलकर काले पड़ चुके थे। उनके कीमती कपड़े अब तार-तार हो चुके थे। उनके पीछे-पीछे गांव के वो लोग भी थे, जिनके बच्चे अब भूख के मारे रोना भी भूल चुके थे। बूढ़ी औरतें लाठी के सहारे घिसट रही थीं। हर किसी के चेहरे पर बस एक ही उम्मीद थी कि कहीं वो शहर आ जाए, कहीं वो औरत मिल जाए जो लोगों में खाना बांटती है। कई दिनों के इस दर्दनाक सफर के बाद आखिरकार जब वो शहर की सरहद पर पहुंचे, तो शाम ढलने लगी थी। आसमान का रंग हल्का सुनहरा हो गया था। दूर से उन्हें एक बहुत बड़ी और आलीशान हवेली की छत से धुआं उठता नजर आया। हवा के झोंके के साथ पके हुए खाने, गरम रोटियों और दाल की ऐसी सौंधी खुशबू आई कि उनके भूखे पेटों में जैसे किसी ने आग लगा दी हो। जैसे जैसे वो हवेली के नजदीक गए, उनकी चाल धीमी होती गई। सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। हवेली के बाहर बहुत बड़ा खुला मैदान था, जहां 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ थी। लेकिन इतनी भीड़ होने के बावजूद वहां कोई धक्का मुक्की या हंगामा नहीं था। सब लोग बहुत ही तरीके से कतारों में जमीन पर या चटाइयों पर बैठे थे। सबके चेहरे पर एक मीठा सा इंतजार था। वहां काम करने वाले लोग बड़े बड़े बर्तनों से खाना निकाल रहे थे और एक एक करके सबके सामने प्लेटें रख रहे थे। कतारें खामोशी से आगे बढ़ती जाती और हर किसी को भरपेट खाना मिल रहा था। वहीं मैदान के एक किनारे पर एक सादी सी मिट्टी की झोपड़ी बनी थी। उसके सामने एक बड़ा सा नीम का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग औरत बैठी थी। उसने एक सादा सा सूती दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, जिससे उसका आधा चेहरा ढका हुआ था। और उस औरत के ठीक पीछे एक बड़े से पत्थर पर बैठा था वो खूंखार शेर। इतना बड़ा, इतना ताकतवर और शानदार शेर कि उसे देखकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बहुत ही समझदार लग रही थीं। वो हर आने जाने वाले को बहुत ध्यान से देख रहा था, जैसे हवेली के दरवाजे पर बैठे एक पहरेदार की तरह हर चेहरे को देख रहा हो। जब तीनों भाई अपने थके हुए परिवार के साथ उसी कतार में सबसे पीछे जाकर बैठ गए, तो वो बिल्कुल भिखारियों जैसे लग रहे थे। उनके बाल उलझे हुए थे, चेहरे पर हफ्तों की धूल जमी थी और आंखों में इतनी शर्म थी कि वो जमीन से नजरें नहीं उठा पा रहे थे। बच्चों ने जैसे ही खाने की खुशबू महसूस की, वो रोने लगे। धीरे धीरे कतार आगे बढ़ने लगी। लोग खाना लेकर आगे जा रहे थे, लेकिन उस कतार में बैठे समीर, नासिर और वसीम का दम घुट रहा था। उन्हें अभी भी नहीं पता था कि जिस औरत के हाथ से रोटियां परोसी जा रही हैं, वो उनकी अपनी अम्मी हैं। लेकिन कोई था जिसे कुछ याद आ रहा था। वो शेर। वो अब तक बिल्कुल खामोश और शांत बैठा। वो जानवर अचानक अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें कतार में बैठे उन तीनों भाइयों पर टिक गई थीं। जैसे ही तीनों भाई अपनी बारी आने पर रोटी लेने के लिए आगे बढ़े, शेर की सांसों की रफ्तार एकदम से तेज हो गई। उसके नथुने फड़कने लगे, उसके कान पीछे की तरफ खींच गए और उसके भारी पंजों की नसें तन गईं। जानवरों की याददाश्त बहुत तेज होती है और इस शेर ने उन चेहरों को और उनकी गंध को फौरन पहचान लिया था। ये वही तीन साए थे जो उस भयानक रात को एक गाड़ी में आए थे, जिन्होंने उस बूढ़ी औरत को अंधेरे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था और खुद डरपोक की तरह भाग गए थे। जैसे ही समीर अपने बेटे का हाथ पकड़कर थोड़ा और आगे बढ़ा, गुर्र शेर ने एक इतनी भयानक और जोरदार आवाज निकाली कि वहां बैठी जनता कांप गई। ये कोई आम गुर्राहट नहीं थी, ये एक खुली धमकी थी। आवाज इतनी भारी थी कि कतार में बैठे लोग सहम कर पीछे हट गए। कुछ बच्चे डर के मारे अपनी मां से लिपट गए। शेर अब तेज और भारी कदमों से समीर की तरफ बढ़ा। उसकी चाल में कोई सुकून या नरमी नहीं थी, बस एक धधकता हुआ गुस्सा था। एक पुराना हिसाब चुकाने की आग थी। समीर वहीं का वहीं जम गया। उसने डरते हुए नजरें उठाईं और शेर की उन खौफनाक आंखों में देखा। उसका खून सूख गया। नासिर और वसीम भी पीछे हटते हटते वहीं गिर पड़े। शेर अब बिल्कुल उनके सामने सीना तान कर खड़ा हो गया था। उसका मुंह खुला हुआ था और उसके खतरनाक दांत साफ नजर आ रहे थे। वो एक झटके में उनकी जान ले सकता था। वहां मौजूद सारे लोग ये नजारा देखकर कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो शेर कभी किसी पर नहीं गुर्राता, आज उसे क्या हो गया। सौदागर राशिद खान, जो दूर खड़ा सब देख रहा था, घबराकर भागता हुआ आया। क्या हुआ? यह अचानक क्यों भड़क गया? पीछे हटो सब। लेकिन शेर ने किसी की तरफ नहीं देखा। वो सिर्फ उन तीनों भाइयों को घूर रहा था, जो अब जमीन पर पड़े डर से कांप रहे थे।
नाजमा बेगम उस वक्त अपनी छोटी सी टोकरी में ताज़ी रोटियां रख रही थीं। जब उन्होंने ये हंगामा और शेर की गुर्राहट सुनी, तो उन्होंने अपना सिर उठाया। उन्होंने अपने शेर को इतने खौफनाक रूप में कभी नहीं देखा था। उन्होंने अपनी जगह से उठते हुए प्यार से आवाज लगाई, क्या हुआ मेरे बच्चे? शांत हो जा, किसी को कुछ मत कह, वो भूखे हैं। लेकिन शेर अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और वो एक कदम और आगे बढ़ा, जैसे समीर पर झपटने ही वाला हो। समीर की बीवी चीख पड़ी। तभी नाजमा बेगम तेजी से आगे बढ़ी। उन्होंने बिना डरे शेर के भारी भरकम सिर को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। बस कर बेटा, बस, मैंने कहा। ना, शांत हो जा, कुछ नहीं करना है। उनकी आवाज में एक ठहराव था जो शेर के गुस्से को काबू कर रहा था। शेर ने हल्की सी आवाज निकाली और पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी तीनों भाइयों पर टिकी थीं। नाजमा बेगम ने अब अपनी नजरें उन लोगों की तरफ मोड़ी जिन पर शेर गुस्सा कर रहा था, और जैसे ही उनकी आंखें जमीन पर बैठे समीर, नासिर और वसीम पर पड़ीं, वो धूल से सने चेहरे, वो फटे हुए कपड़े, वो भूखे और कमजोर शरीर, वो डरी हुई आंखें, नाजमा बेगम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके हाथों की पकड़ डीली पड़ गई। रोटियों से भरी वो टोकरी उनके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। सारी रोटियां मिट्टी में बिखर गईं। झुकने की वजह से उनके सिर का दुपट्टा थोड़ा सा सरक गया। जमीन पर बैठे तीनों भाई डर से कांप रहे थे, लेकिन जब उन्होंने नजरें उठाकर उस औरत का चेहरा देखा, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चेहरा, वो चेहरा जिसे उन्होंने हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से मिटा दिया था। वो चेहरा जिसे वो जंगल के अंधेरे में रोता हुआ छोड़ आए थे। वो चेहरा आज उनके सामने था, बिल्कुल जिंदा और एक रानी की तरह मजबूत। अम्मी। समीर के सूखे होंठों से बस ये एक लफ्ज निकला। उसकी आवाज में इतना दर्द और हैरानी थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। समीर वहीं घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। नासिर और वसीम ने भी जब अपनी मां को पहचाना, तो वो भी खुद को रोक नहीं पाए। तीनों भाई अपनी मां के पैरों में गिर पड़े और बच्चों की तरह दहाड़े मार मार कर रोने लगे। सालों का अहंकार और सारा घमंड आज उनकी आंखों से आंसुओं के रूप में बह रहा था। पेट की भूख आज दिल के पछतावे के सामने बहुत छोटी पड़ गई थी। अम्मी, हमें माफ कर दो अम्मी। हमने आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था। हम आपको छोड़ आए थे। हमें मार दो अम्मी। हमें माफ मत करना। हम बहुत बुरे हैं अम्मी। समीर रोते हुए उनके पांव पकड़कर कह रहा था। नाजमा बेगम वहीं पत्थर की तरह खड़ी रहीं। उनकी आंखों से भी आंसुओं का सैलाब बह रहा था, लेकिन उनके होंठों पर कोई ताना नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने धीरे से अपने शेर का सिर सहलाया और रोते हुए कहा, शांत हो जा मेरे लाल। ये कोई दुश्मन नहीं है, ये तेरे भाई हैं। हाँ, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी, रास्ता भटक गए थे, लेकिन इन्हें इनकी सजा मिल चुकी है और अब ये पूरी तरह टूट चुके हैं। शेर ने नाजमा बेगम की बात समझ ली। उसकी सांसें अब बिल्कुल धीमी हो गई थीं। उसने पीछे हटकर एक आखिरी बार तीनों भाइयों को देखा। नाजमा बेगम धीरे से झुकीं और उन्होंने अपने तीनों बेटों के सिर पर हाथ रखा। उठो मेरे बच्चों, जब मेरे दिल को तोड़ने के बाद भी इस मां का दिल नहीं टूटा, तो तुम क्यों टूट रहे हो? तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया था, लेकिन आज इस मुश्किल वक्त में तुम सही दरवाजे पर आ गए। एक मां के लिए बस यही बहुत बड़ी बात है। मैदान में मौजूद सैकड़ों लोग और शहर के बाशिंदे ये सारा भावुक नजारा देख रहे थे। आज सबको पता चल गया था कि ये शेर की मां सिर्फ नाम की मां नहीं है। ये वो औरत है जिसका दिल बहुत बड़ा है, जिसने अपने ही बेटों को बिना किसी शर्त के माफ कर दिया। राशिद खान जो पास ही खड़ा था, अब सारी कहानी समझ चुका था। उसे याद आ गया कि नाजमा बेगम ने जंगल में उसे क्या बताया था। उसका खून खौलने लगा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने जोर से अपने सिपाहियों को आवाज दी, इन तीनों को घसीट कर यहां से बाहर निकालो, अभी के अभी। ये वो नीच लोग हैं जिन्होंने अपनी ही मां को जानवरों के आगे मरने के लिए छोड़ दिया था। इनकी जगह मेरी हवेली में नहीं, जेल में है। सिपाही आगे बढ़े ही थे कि एक कमजोर लेकिन बेहद मजबूत हाथ राशिद खान के कंधे पर आकर टिक गया। ये हाथ नाजमा बेगम का था। उन्होंने राशिद की आंखों में देखते हुए बहुत ही नरमी से कहा, नहीं बेटा, रुक जा। एक मां अपने बच्चों को कभी धक्के मारकर नहीं निकालती। अगर मुझे इनसे बदला लेना होता
तो मैं आज इनकी रोटियों में जहर मिला देती, नमक नहीं। राशिद खान गुस्से में बोला, अम्मा, आप कितनी भोली हैं। इन्हीं की वजह से तो आपने दर-दर की ठोकरें खाई। इन्हीं की वजह से आपको उस खौफनाक जंगल में रहना पड़ा। ये तो आपके कातिल हैं। नाज़मा बेगम ने एक गहरी सांस ली और ऐसी बात कही जिसने वहां खड़े हर इंसान को रुला दिया। वो बोली, बेटा, माँ के सीने में एक धड़कता हुआ दिल होता है, कोई लोहे की तिजोरी नहीं, कि जब बच्चे अच्छे हों तो उसे खोल लिया और जब बच्चे बुरे हो जाएं तो उसे ताला लगा दिया। ये मेरे खून हैं। ये भटक गए थे, लेकिन अब इनकी आंखों का पछतावा मुझे बता रहा है कि ये सुधर चुके हैं। ये सुनकर राशिद खान सन्न रह गया। उसका सारा गुस्सा पानी हो गया। उसने उसी दिन तय कर लिया कि अब ये औरत सिर्फ उसके घर की नहीं, पूरे शहर की माँ है। कुछ ही दिनों में हवेली का पूरा नजारा बदल गया। जो 3 बेटे कभी अपनी माँ पर हुक्म चलाते थे, अब वो हवेली में सबसे ज्यादा मेहनत करते थे। वो सुबह उठकर खुद आंगन बुहारते, बड़े बड़े चूल्हों में लकड़ियां लगाते और हर आने वाले गरीब को अपने हाथों से खाना परोसते। नासिर और समीर की बीवियां, जो पहले नाजमा बेगम से नफरत करती थीं, अब रोज रात को उनके पांव दबाकर ही सोती थीं। वसीम के बच्चे अब हर रोज अपनी दादी की गोद में सिर रखकर लोरियां सुनते थे। राशिद खान ने अपने ही आंगन के एक हिस्से में एक नई और सादी सी हवेली बनवा दी थी, जिसमें कोई दिखावा नहीं था, बस सुकून था। उस हवेली के बीचों बीच वही नीम का पेड़ था, जिसके नीचे नाजमा बेगम अपनी टोकरी लेकर बैठती थी। बस फर्क इतना था कि अब वो अकेली नहीं थी, उनका पूरा परिवार उनके साथ था। गांव महकपुर से जो लोग शहर आए थे, उन्हें भी वहां बहुत इज्जत मिली। जब सूखे का असर कम होने लगा, तो राशिद खान ने उन सभी परिवारों को बैलगाड़ियों में बहुत सारा अनाज, नए कपड़े और पैसे देकर विदा किया। चलते वक्त नाजमा बेगम ने उनसे कहा, अब जाओ और अपने गांव को फिर से आबाद करो। और हाँ, उस हवेली का सबसे लाडला और प्यारा हिस्सा अब वो शेर बन चुका था। उसका गुस्सा अब खत्म हो गया था। उसकी चाल में अब एक शाही ठहराव आ गया था। हवेली के बच्चे उसके ऊपर चढ़कर खेलते, उसे बड़ा भैया कहकर पुकारते और वो भी उनके साथ एक बड़े साए की तरह रहता। वक्त गुजरता गया और हवेली की रौनक हर दिन बढ़ती रही। नाजमा बेगम अब काफी बूढ़ी हो चली थीं। उनके बाल बिल्कुल बर्फ की तरह सफेद हो गए थे, लेकिन उनके चेहरे की चमक आज भी वैसी ही थी। इस तरह ये कहानी पूरी होती है। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं।